ट्रंप की टैरिफ ट्रेड वॉर में कौन जीता कौन हारा। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। 1 अगस्त की डेडलाइन ट्रंप की पास हुई और जो आफ्टरमाथ में कुछ ममालिक बिल्कुल ही बढ़ गए, कुछ अपने आप को शायद लकी समझे या पहचाने, जिनमें से अफगानिस्तान 15% ड्यूटीज के साथ सरे फहरिस्त है साउथ एशिया में। और उसके बाद है पाकिस्तान तकरीबन 19% के ऊपर। श्रीलंका, बांग्लादेश दोनों को 20-20% टैरिफ लगे हैं, ड्यूटीज लगी हैं एक्सपोर्ट पे। मगर इंडिया 25%। और धमकियां और तड़ियां अभी भी डोनाल्ड ट्रंप की इंडिया को लेकर जारी हैं। पाकिस्तान के अंदर इस चीज को ऐसे समझा जा रहा है कि सेकंड कमिंग आ गई हो किसी की, यानी जश्न मनाया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर इस खबर को लेकर। और साथ साथ ट्रंप की उस ट्वीट को जिसके अंदर वो ऑयल एक्सप्लोरेशन और रिकवरी की बात कर रहे हैं पाकिस्तान के साथ, और शायद इंडिया को एक्सपोर्ट भी। ये सब कुछ समझने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जावेद हसन। एक बार फिर जावेद, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। हाउ डू यू मेक सेंस ऑफ ऑल ऑफ दिस? It's interesting. There's a lot of noise. Some of the noise is जो कहते हैं इंग्लिश में शार्डनफ्रॉ, कि दूसरों की तकलीफ देख के ज्यादा खुशी अपने अपने बेनिफिट से। तो इंडिया की जो अभी डिफिकल्टीज है यूएस के साथ, जो बार बार ट्रम्प साहब जो है वार कर रहे हैं इंडिया पर, उससे ऑब्वियसली काफी सारे पाकिस्तानी को बड़ी खुशी हो रही है। और समझ भी आता है कि क्यों खुशी है, इसलिए कि जब ये होता है पाकिस्तान पर तो इंडिया में बड़ी खुशी होती है, लहर फैल जाती है। तो वो, मगर ये कहते हैं हमेशा कि दूसरों के खुशियों से आप जरा दूसरों के तकलीफ से आप ज्यादा खुश नहीं हुए, कह रहे हैं कि ज्यादा देखिए कि अपनी क्या फायदा हो रहा है। तो आई थिंक ये जरूर है कि अभी जो टैरिफ्स लगे हैं इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जिसमें पाकिस्तान को कोई एडवांटेज मिला होगा। इंडिया के रिलेटिव कोई 6% एडवांटेज है इन टर्म्स ऑफ टैरिफ। वो इतना कोई खास एडवांटेज नहीं है। अगर आप सोचें, इंडिया की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, स्केल, ये सब इतनी है कि आई डोंट थिंक एक बैग जो है वहां से ऑर्डर्स जो है शिफ्ट हो जाएंगे पाकिस्तान। ऊपर से आई थिंक आपको ये जो है पूरा गेम टैरिफ का, आप ये एक मल्टी ऑर्डर, मतलब यू हैव टू सी ऑल द प्लेयर्स इन द मार्केट, एंड आपके सारे कंपेटिटर्स हैं। और आपके कंपेटिटर्स बस इन इंडिया नहीं है, आपके कंपेटिटर वेरी डायरेक्टली द subcontinent is Bangladesh. You have a competitor further afield in places like Vietnam, Turkey, Indonesia. Now, if you look at Turkey, for instance, they said let's start with Bangladesh. But हमारा टैरिफ जो लगा है, रेसिप्रोकल, सो कॉल्ड रेसिप्रोकल टैरिफ जो है वो 19% है। बांग्लादेश का 20% है। नाउ फ्रैंकली स्पीकिंग, बांग्लादेश कहीं ज्यादा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करता है अमेरिका को, वो एक ज्यादा बड़ा एक्सपोर्टर है, उसके पास कॉस्ट एडवांटेजेस कहीं ज्यादा है हमसे। तो अगर 1% का अगर हमको एडवांटेज मिलता है, इसमें कोई एडवांटेज नहीं मिला। सो फ्रैंकली स्पीकिंग, इसमें आप लोग को प्लीज लुडी नहीं लगाए। दिस इज नॉट अ ह्यूज एडवांटेज। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग, आई थिंक जो बांग्लादेश में है आज काफी खुश हो रहे होंगे कि वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे 35%, यही डिक्लेयर हुआ था। आज जो नंबर आया है वो 20%। मगर आप अगर देखें रियली ये नंबर्स गौर करके देखने के places like Turkey, which is a potential, not directly, but it is a potential textile manufacturer as well. वहाँ भी apparels बनते हैं, वहाँ भी bedsheets बनते हैं, वहाँ भी काफी सारे products जो हम बनाते हैं वहाँ भी बनते हैं। और directly नहीं है, इसलिए कि obviously production lines में change होना था, मगर they have a tariff rate of 15%, so they clearly have a 4% advantage. उससे ज्यादा आप सोचें, दे आर कंट्रीज एंड ऐसे 15% वाले कंट्री जिनको 4% एडवांटेज है वो बहुत ज्यादा है। वो टर्की है, अफ्रीका में कोई ऐसे कोई 10 मुल्क हैं
जो काफी रीजनेबली इंडस्ट्रियलाइज्ड हैं, नाइजीरिया, घाना, आई थिंक बोत्सवाना, काफी, आई मीन आई डोंट वांट टू नेम नेम्स बिकॉज काफी नाम हैं, तो 15-20 कंट्री ऐसे हैं जो जहां है टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग, और वहां वहां आपकी शिफ्ट हो सकती है, तो उनके पास एक कॉस्ट एडवांटेज है। ऑब्वियसली उसमें डिपेंड करेगा दूसरे लेबर प्रोडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोविजन, इंफ्रास्ट्रक्चर। मगर एक कंट्री जो ऑब्वियस जहां कंपटीशन है, जो कॉटन प्रोड्यूसर भी है, जो टेक्सटाइल में भी है, जिसकी कॉस्ट एडवांटेज हम हमसे कोई कम ज्यादा नहीं है, वो है इजिप्ट। वहां जो जैसे मैंने पढ़ा है, वहां जो है आपकी जो टैरिफ है वो 10% है। वो तो इसका मतलब क्लियरली 9% एडवांटेज। तो आई कैन इमेजिन बोथ बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड इंडिया शुड बी वेरी वरीड दैट के वहां जो है 10% अगर टैरिफ लगे, तो many of the value added apparels and garments and all these producers would much rather produce in Egypt rather than anywhere else. So I think this will take some time to play out. I think one thing for certain, given as people make investments, investment decisions will be slowed down. So one of the things, because there is this, people will want to see exactly कितनी stable है ये tariff impositions, ये इसलिए कि आज लगा ट्रम्प को तो पता ही कि आज लगाया कल हटा दिया। ये ऐसी बात नहीं है कि ये क्या कहते हैं, it's written in stone। तो ट्रम्प आज सुबह उठता है, शाम चेंज कर देता है। तो आई थिंक पीपल विल वांट टू सी कि कितना ये स्टेबिलिटी है इसमें और कितना लास्टिंग है। अगर ये स्टेबलाइज हो जाता है इसी रेट्स पर, then I think it is on balance not good news for us. I'm sorry to say. It is all things being equal, you're saying it's not a good news, but it's not just tariffs जिनकी बात हो रही है, उसके साथ साथ अब हमें नहीं पता फाइन डिटेल्स क्या हैं या फाइन प्रिंट में क्या लिखा हुआ है, बट वो बात हो रही है ऑयल डिस्कवरी की। अपेरेंटली पाकिस्तानियों को खुद नहीं पता कि उनके पास इतने मिनरल्स और इतना एक्सेस टू ऑयल है, वरना ये ईरान बॉर्डर से स्मगलिंग नहीं हो रही होती, वरना हम इतने exorbitant rates नहीं दे रहे होते। तो what do the Americans know something that the Pakistanis don't? Americans know this. It's the EIA, उनकी जो एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन है, इट्स अ यूएस बेस्ड कंपनी। उनने सारे ये एस्टिमेट्स करे हैं, एक टेक्निकली रिकवरेबल एस्टिमेट्स होते हैं, उसमें कोई 9.1 बिलियन बैरल्स का एस्टिमेट था, एंड शेल ऑयल लार्जली और कुछ ऑफशोर ऑयल भी है। दिस हैज बीन अराउंड, दिस इज नथिंग न्यू, और कोई नए डिस्कवरीज नहीं हुए हैं कि एक बैग हम लोग समझे कि कोई नया इंफॉर्मेशन आया है। लास्ट ईयर 2024 में एक इंटरेस्टिंग आर्टिकल आया था इन डॉन, एंड वो डॉन में था कि ह्यूज रिजर्व्स हैव बीन नाउ डिस्कवर्ड, व्हिच अगेन आप उसको ठीक से पढ़ें तो वो कहता है सिक्योरिटी personnel have said this. So it didn't seem to come from either experts or from OGDC or our oil energy companies. So it was kind of interesting. It seemed almost like a planted story. And now, and then probably we are now seeing the fruition of these planted stories, potentially planted. Let me be correct. It might be quite a genuine story, but it did seem like a planted story. I do not want to pour cold water. Obviously, हम लोग सारे बड़ा खुश होना चाहते हैं कि तेल की नहरें बहने लगे पाकिस्तान में, और सारे लोग खुशहाली हो जाए और पॉवर्टी खत्म हो जाए। मगर ये देखें 2019 में 100 मिलियन हम लोग ने खर्च करके वन करा था ऑफ द कोस्ट ऑफ कराची, and that nothing came out of it. And in fact, it was shown that the hydrocarbons are not available, and इतनी उसमें potential नहीं है। शेल जो है वो
around, I think, Thar area, the south lower Indus basin में कहते हैं, उसमें काफी difficulties. एक तो 3-4 किलोमीटर नीचे है underground, which is quite considerable if you think about it. So huge investment. Also needs considerable amount of water. So in some of the places where this shale oil is, that the water is not easily available. So you'll have to transport water. And can we do that given the water deficiencies in this country? Uh, so you may need to take a pipe there. Now taking a pipe there, does it become a pipe dream? I don't want to pour cold water on this, magar Well, don't pour cold water on it, but just given the timeline of what has happened, right, over the past few months, बात शुरू हुई क्रिप्टो से और ये hold on, Ali. I'm sorry, I'm interrupting. बात वहां से शुरू नहीं हुई. बात शुरू हुई 100 बिलियन इन्वेस्टमेंट की, जब SIFC से ऐसा है. मैं ट्रम्प इंतजामिया के साथ बात की बात कर रहा था. तो आप बहुत दूर बात लेके चले गए, मगर चले उससे बात वहां से शुरू हुई SIFC से. फिर उसके बाद वो कैटल भी लेके आई गई ब्राजील से. उनको बलूचिस्तान में भी बड़ा हरा होने वाला था. ग्रीन इनिशिएटिव आपको को उगाना था अरबियों के लिए, उसके ऊपर भी हुई चीज. सब SIFC की एम्बिट के अंदर हुई है, राइट. और फिर अब क्रिप्टो के मसले आगे खड़े हो गए आपके पास, और अपेरेंटली somebody lost $100 million, और the rumor has it that somebody lost $100 million. फिर उसके बाद बात गई मिनरल्स के ऊपर, मदनियात के ऊपर. अब आके बात रुकी नहीं है, अब तेल के ऊपर आ गई है बात. तो क्या क्या ऑफर कर रहा है पाकिस्तान? यानी ये खजाने पहले क्यों नहीं हमें नजर आए? एंड द कंट्री दैट इज रनिंग ऑन सपोर्ट फ्रॉम द IMF एंड लोन फॉरवर्डिंग, बेसिकली रीशेड्यूलिंग, वो क्रिप्टो की भी ख्वाब देख रही है, वो 20-year मिनरल एक्सट्रैक्शन भी देख रही है, वो जंग भी वो क्या रही है वो. इसलिए कि सब जो पहले रहे हैं वो इनकॉम्पिटेंट थे, उनको कुछ पता नहीं था, उनको समझ नहीं था. अब जो है बड़े होशियार लोग हैं, उनको समझ है, वो क्रिप्टो भी कर सकते हैं, वो डेजर्ट में ब्लूम हरियाली भी ला सकते हैं, और जहां तेल से जमीन से तेल भी निकाल सकते हैं. तो ये तो एक ये स्पेशल ट्रिक्स है, मैजिक है. यहाँ पे कोई डिवाइन इंटरवेंशन आ रही है, यानी लैंड बिफोर पीपल, ये कोई इजिप्ट या इजराइल ऑन द इंडस बनने जा रहा है क्या यहाँ पे? ये अली आप बेहतर जानते होंगे, मगर मैं तो टेक्निकल बातें करता हूँ. जो टेक्निकल बातें हैं वो लगता है कि क्या कहते हैं वो उर्दू में, शेख चिल्ली वाली एस्टिमेट्स काफी हैं. अब चले, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये शेख चिल्ली वाली एस्टिमेट्स नहीं है, और ये जेन्युइन इसमें पोटेंशियल है. Let's bring it back to the subject at hand. आप political economies की बात करते हैं, आप बात करते हैं कि ये सब चीजें हो रही हैं, डील्स हो रही हैं, हुकूमत वक्त ये डील्स कर रही है. इंटरनली आपकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, इसके ऊपर आप बहुत लिख भी चुके हैं, बात भी कर चुके हैं, वो बहुत नासाज है. और इस पूरी कथा के अंदर इस वक्त एक सियासी इंतकाम की बदतरीन लहर चली हुई है. तो जब आप पॉलिटिकल इकोनॉमी की बात करते हैं तो इसके अंदर बड़े गैप्स नजर आ रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान को लेकर. सो दैट मींस नोबडी इज इन्वेस्टिंग. I think let's put it simply, last year's fiscal year 24-25 जो जून 30 को खत्म हुई, उसमें FDI जो थी altogether was about 2.1 billion, which came to about 0.6%. 0.6% is a historical low. At if I want to say, अगर growth आपको इकोनॉमी चाहिए, इकोनॉमी और आप चाहते हैं 7-8% पर ग्रो करे, तो आपको FDI कोई एटलीस्ट 4-5% तो होनी जरूरी है. तो अगर आप 0.6% FDI कर रहे हैं, तो किधर से आपकी मशीनरी आएंगी, किधर से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी? दैट इज अ क्रिटिकल इश्यू. सो वी कैन टॉक अबाउट स्टेबिलिटी टिल द काउज कम इन, मगर आपके यहाँ ग्रोथ जो है, और वो भी बड़ी क्वेश्चनेबल ग्रोथ नंबर्स थे GDP की. वो 2.5% आपने कहा लास्ट ईयर, आई थिंक -2 ना 0.2 ना 0.2% के करीब थी.
उससे बढ़ के आपकी 2.5% जो है, at this 2.5 also there were lots of question marks on it. If you are not having investment coming in, and neither FDI nor local domestic investment, आप किधर से ग्रो करेगा? आप याद करें, हमारे यहाँ पॉपुलेशन जो है वो ग्रो कर रही है कोई 2.5 2.6% से। अगर आपकी ग्रोथ जो है वो उतनी, अगर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं ये फिगर, जो बहुत सारे लोग इकोनॉमिस्ट नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो फिर इसका ये मतलब होगा कि बेसिकली आपकी इनकम जो है, पर कैपिटा इनकम नहीं बढ़ रही। उसके बड़ी रेमिफिकेशंस हैं। अगर आपकी पर कैपिटा इनकम ऑन एवरेज नहीं बढ़ रही है, इसके मतलब जो गरीब तबका है, जो बॉटम 50% है, उनकी घट रही होगी। इसलिए कि सो पैसा जो होता है, ऑलमोस्ट 50-60% ऑफ द इनकम गोज टू द टॉप 25%। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग्स होती है। तो अगर ग्रोथ वर्चुअली कम है, तो ये ज्यादातर जो है पैसे जो है ये जा रहे हैं टू द wealthy people. That means the poorer people are getting poorer, and that is very concerning. इसीलिए आप देख रहे हैं कि पॉवर्टी रेट जो है वो कोई 44% हो गई है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है अमॉन्ग यूथ 22% है। Really, these are very dire numbers, and you can Finally. see it on the streets. Yeah, I'm sure it's quite visible, especially Karachi के अंदर street crime, infrastructure. It's all like it looks like a post-apocalyptic war zone जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, अपने रिश्तेदार ये सब बताते हैं. But getting like moving to some sort of conclusion, एक global reorientation हो रही है जहाँ पे मोदी तो यानी गले मिलता हुआ ट्रम्प से थकता नहीं था 2016, 17, 18 के अंदर, और अब उसको बिल्कुल ही ठंडे उसके ऊपर रखा हुआ है। यानी अभी भी वो ट्रम्प कहता है कि बेस्ट फ्रेंड्स, इंडिया, दिस एंड दैट, और बहुत बड़ी एंगेजमेंट है ऑब्वियसली, $81 बिलियन की हम बात कर रहे हैं एवरी ईयर, बट इन रियलिटी एक रीओरिएंटेशन हो रही है। क्वाड के कोई मायने नहीं रहे लग रहा है। एक क्वाड मीटिंग भी होने वाली है कि कुछ महीने के अंदर हिंदुस्तान के अंदर, जहां पे ट्रम्प साहब की भी एक्सपेक्टेड अराइवल है। चाइना बहुत खुश हो रहा होगा अभी देख के कि यार ये तो टर्मोइल क्रिएट कर दिया। रशिया के अपने कंसिडरेशन है, क्योंकि इंडिया और अमेरिका का जो फड्डा है उसके अंदर रशिया एक बड़ा मरकजी किरदार है अपने ऑयल और इंडिया की ऑयल परचेसेस रशिया को लेकर, उसका बदला भी उतारा जा रहा है, ये कहा जा रहा है। तो इन दिस ग्लोबल रीओरिएंटेशन, डू यू फोरसी के पहले तो हिंदुस्तान, चाइना और रशिया एक दूसरे के और करीब आते हैं, ब्रिक्स ज्यादा मजबूत होता है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान तो ना घर का ना घाट का वाला हिसाब है इसका? देखिए, I think definitely reorientation हो रही है, मगर I'll be surprised despite the recent spat between America, के वो जो global alliance है between America and India, एक बड़ी strategic alliance है जिस पर कोई 15-20 साल से काम करा गया है, और बहुत ही even during non-aligned times वो चलता आ रहा था। So I cannot believe कि ट्रम्प के जो tantrums होते हैं उसके वजह से इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप्स लॉन्ग टर्म डैमेज होंगे। ये शॉर्ट टर्म आई थिंक ट्रम्प का आप देखिएगा अपने एलाइज के साथ रवैया बड़ा बुरा है। जिस तरीके से उसने यूरोप को ट्रीट करा, जिस तरीके से इंग्लैंड में स्टामर साहब को अपने वहाँ स्कॉटलैंड में जहाँ यूके की जगह है वहाँ ट्रीट करा जैसे वो अपनी जगह है, और स्टामर साहब को एज अ गेस्ट आना पड़ा। एक बड़ा ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटमेंट था। ये तो इकोनॉमिस्ट ने भी कहा, यूरोप ह्यूमिलिएशन, और मैडम वंडरलायन को जो ट्रीट करा, तो आई थिंक वो किसिंगर ने कहा था कि यू नो इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इट्स फेटल टू बी इट्स फ्रेंड। नाउ I think Modi is finding out how fatal it is. Basically, Trump in his nature, I think America as a whole, but Trump very outwardly wants countries to be completely subservient. वो लिटरली क्या कहते हैं उर्दू में, थल्ले लाइन लग जाए, आप बिक जाए, खुड्डे लाइन लग जाए, खुड्डे लाइन। तो that is what Trump expects कि आप आके लिटरली अब झुक जाए, जमीन पर बैठ जाए उनके सामने, and he doesn't, that's what he would want. Now
India is whatever said and done, 1.4 billion people, emerging middle class. It's been growing at 6%. It finds it very difficult to swallow that kind of treatment. And I'd be surprised personally. I mean, in Pakistan, I don't we have our difficulties with India, but I'd be surprised if India will bend. And even if India doesn't bend, it will continue to prosper. This is Pakistanis should really put that out of their mind. कि India के खत्म हो गया. India is a 1.4 billion nation. It has extremely high quality people. It has some of the best institutions in the world. It has emerging technologies. It has a very solid place in computing and IT. Even AI is beginning to develop. So I think whatever said and done, there will be an alliance with America. Short-term differences aside. So we should not spend too much time celebrating India ki haar. Really, what we should be focusing more is on our position and where we are going. And as things stand, we are not going anywhere. Are you sure? Because the government is, the Pakistani government is like saying that we are going places, you know, that Pakistan is on the up, diplomatic win, PR win, with Trump using it as a cudgel against India, Well, that is you said the word using. Are we being used? Should we ask ourselves? But we've always been used. That's the only thing we're good at. I mean, it's always been a rentier state. Do we want to continue be a rentier? I guess, given what's been happening by the people in charge, that's what they want to do. They want to continue being a rentier state that leases out its services, either mercenary, minerals, whatever it is, for use means to an end. Ali, for that reason, we have some of the worst human development indices. We have one of the worst human capital indices. हमारी जो अभी भी है literacy, it's only 58%. It's comparable to that of Nigeria and Sudan, some of the sub-Saharan countries. हमारी वो level of literacy है. I don't want to even go into हमारी female literacy कितनी बुरी है. So, frankly speaking, our rentier state, which serves a few people right at the top, it's not even 10%. It's probably the top 1% plus the enabling 5%. The rest are all getting from bad to worse. And I can tell you, you can see that in the services, in the conditions. If you go into the villages, these things are not improving for the masses. And that will have an impact on even the governance. So, ये हम लोग celebrate जरूर कर सकते हैं India की हार and these kind of things, but that doesn't affect or benefit the average man. The average man will be benefit अगर investment आने लगेंगे, जैसे जब चाइना ग्रो कर रहा था उस वक्त उनके पास FDI 7-8% आती थी. वियतनाम जब ग्रो कर रहा था 5-6-7-8% हर साल as a percentage of GDP उनकी FDI आ रही थी. लोकल इन्वेस्टमेंट हो रही थी. एजुकेशन जो है वो 95% लिटरेसी थी. टोटल इंक्लूजन था in terms of both women and men being literate. The up to the age of 15, everyone was at school. There was virtually no dropout. जो PISA एक बड़ी important study होती है in terms of STEM studies के places like Vietnam were competing with the top OECD countries. तो ये होता है डेवलपमेंट. हम लोग इंडिया को नीचे दिखा के थोड़ा बहुत, और वो भी टेम्पररी खुश हो सकते हैं. हम लोग उनकी 3 प्लेन 5 प्लेन गिरा के समझते हैं कि हम लोग बहुत एक अचीवमेंट कर ली, वो भी किसी और के बोरोड मिसाइल से. तो आई एम सॉरी, आई कैन नॉट celebrate or participate in that kind of jubilation, Ali. I'm a Pakistani, but I find it difficult when my neighbors, when people who work with me or work for me, they are struggling to even pay off their rent or even their electricity bill. That is some scary stuff. And उसके ऊपर से इंडिया ने अभी तक इंडस वाटर ट्रीटी भी जो है वो मुअत्तल की हुई है, उससे वो निकल गया है. तो पाकिस्तान ऑलरेडी अ वाटर स्कैर्स कंट्री, और अगर इंडिया ने ये डाइवर्जन अपनी शुरू कर दी तो फिर क्या हाल होगा.
वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच जावेद हसन, ऑलवेज अ प्लेजर। अपना ख्याल रखें और आई होप कि आपके आपके साथ जो लोग काम करते हैं उनकी भी माली सिचुएशन बेहतर हो, मुल्क के भी हालात बेहतर हो, मगर फिलहाल लग नहीं रहा कि मुल्क के हालात बेहतर होने जा रहे हैं। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अगली बार तक